आइसोमर्स, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि डेफिनेशन आइसोमर्स की हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाला है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मेन और पेरेंट चेन इन मेन चेन, ओके। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल आइसोमर्स क्या होंगे हमारे, वही बात जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट क्या होंगे, प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल लेकर के, ठीक है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स बच्चों ये दोनों ही एक तरह के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। किस तरह से ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे, चलिए इसमें भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसमें हम एक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ये देखिए CH3 CH2 CH2 CHO, और अगला स्ट्रक्चर CH3 CO CH2 CH3। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो CHO किसका फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, CHO फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड का, ठीक है। ये हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, जबकि CO किसका फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो बच्चों CO है हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आप ध्यान से देखिए नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने कार्बन्स है, 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन्स, 3 2 5 2 7 1 8, 3 3 6 6 2 8, एंड वन ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन। मतलब क्या समझ में आया हमें, हमें सिंपली फॉर्मूला देख करके ये समझ में आया कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हैं, सेम, बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर्स हुए, और फंक्शनल ग्रुप अलग होने से ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। पहला वाला एल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है तो दूसरा वाला कीटोन। तो सिंपली हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि अगर हमारा जनरल फॉर्मूला CnH2n और O होता है, ठीक है, CnH2nO, तो ये जनरल फॉर्मूला किसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है एल्डिहाइड और कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप, और एल्डिहाइड एंड कीटोन एज अ फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। हम चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले को इन दोनों स्ट्रक्चर्स से। देखिए यहाँ 4 कार्बन्स तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 3 2 5 2 7 एंड 1 8, तो एन या 2n की वैल्यू कितनी होने वाली है, 2 × 4 8 एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों आई होप सो आपको एल्डिहाइड और कीटोन एज अ फंक्शनल आइसोमर वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं बच्चों अल्कोहल एंड ईथर्स का, ठीक है, अल्कोहल्स एंड ईथर्स, ठीक है। इसको भी समझते हैं बच्चों एक एग्जांपल लेकर के, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये एक मॉलिक्यूल बनाया CH3 CH2 CH2OH। अगला वाला हमने एक फॉर्मूला बना लिया CH3O CH2 CH3, ठीक है। अगर आप दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन्स 3, सेकेंड वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन्स 3 है। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 1 8, यहाँ पे 3 3 6 2 8, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, तो दिस इज अवर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन ही है, ठीक है। एंड वी नो दैट दिस फंक्शनल ग्रुप इज अवर एल्डिहाइड, ओ नॉट एल्डिहाइड, सॉरी बच्चों बाय मिस्टेक एल्डिहाइड निकल गया,
ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है हमारा ईथर। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है? इनका जनरल फॉर्मूला होने वाला है बच्चों हमारा CnH2n प्लस 2O। अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला ये है तो डेफिनेटली वो किस तरह के आइसोमेरिज्म शो करेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। या हम कह सकते हैं कि अगर अल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर्स है तो उनका कॉमन जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n प्लस 2 और O। ठीक है, सभी को ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आई होप सो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स जिनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं? डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये हमारे किस टाइप के आइसोमर्स हुए? फंक्शनल आइसोमर्स। और फंक्शनल आइसोमर्स बच्चों हमारा किसका पार्ट है? फंक्शनल आइसोमर हमारा पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों भी एक तरह के क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर में बच्चों बात वही आ जाती है फिर से कि सर आइसोमर मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाला है। ठीक है, जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा आप सभी को, रिंग चेन मतलब डिफरेंट क्या होने वाली है? डिफरेंट टाइप ऑफ मेन हाइड्रोकार्बन चेन। मेन चेन क्या होने वाली है? डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होने वाली है? आइदर वो ओपन चेन हो सकती है या फिर वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, या रिंग चेन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं बच्चों इसे भी। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया साइक्लो एल्केन्स को, साइक्लो एल्केन्स एंड एल्कीन्स। ठीक है, चलिए साइक्लो एल्केन्स एंड एल्कीन्स, मैं ये मान के चलता हूँ कि क्लास में प्रेजेंट सभी बच्चों को इस जनरल फॉर्मूले के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन CnH2n। ठीक है, CnH2n। अगर इस CnH2n को लेकर के हम चलें और अगर हम हमारा पहला स्ट्रक्चर बनाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बना लिया N=4 लेके C4H8। ठीक है, अब इसके मैं कैसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकता हूँ? पहला स्ट्रक्चर सपोज करें मैंने इस तरह से ओपन चेन वाला ड्रॉ कर लिया, और एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्लोज्ड रिंग या क्लोज्ड फिगर। ठीक है, दोनों ही मेरे क्या हैं? इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना लें, अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन अभी बनाते नहीं आता है तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर जगह देखें हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एसोसिएटेड हैं? दो दो हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ एसोसिएट है। राइट, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? ध्यान से देखें आप, हर एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एसोसिएट है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हुए 4, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हुए 8। ठीक है, इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर्स में भी हम देखें या फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में भी हम बच्चों ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो वैकेंट प्लेसेस है यहाँ पे कौन कनेक्ट होगा? इन वैकेंट प्लेस पे कनेक्ट होंगे हाइड्रोजन्स। कितने हाइड्रोजन्स कनेक्ट होंगे? देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कनेक्ट हो रहे हैं 8। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर है ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर है क्लोज्ड। ठीक है, द फर्स्ट वन इज फॉर ब्यूट 1ene and the next one is for साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो दोनों जो हैं स्ट्रक्चर्स, इन दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है हम वो कह सकते हैं कि फर्स्ट वन हमारा अल्कीन का पार्ट है, नेक्स्ट वन जो है वो हमारा साइक्लोएल्केन का पार्ट है। और ये दोनों ही हमारा किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? ये दोनों ही शो कर रहे हैं हमारा रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, आई होप सो बच्चों आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जैसे हमने ले लिया साइक्लो एल्कीन्स एंड एल्काइंस को, साइक्लो एल्कीन्स एंड एल्काइंस को, ठीक है। तो साइक्लो एल्कीन एंड एल्काइंस को अगर हम देखते हैं बच्चों, तो फिर वही बात आती है कि हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूला, ठीक है। हम अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला जानते हैं CnH2n-2, यही सेम जनरल फॉर्मूला है साइक्लो एल्कीन्स का भी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया C4H6, ठीक है। C4H6 अगर मैं इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने जाता हूं तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड यहीं क्यों लगाया, और कोई पोजीशन पे भी तो लगा सकते थे। बेटा लगा सकते हैं डेफिनेटली, बट हम यहाँ पोजीशन आइसोमर्स नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ समझना चाह रहे हैं रिंग चेन आइसोमर्स, जिसमें हम एक ये वाला स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये स्ट्रक्चर्स भी, ये वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एसोसिएट होंगे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और इसके साथ 1। इस बीच वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन एसोसिएट नहीं होगा क्योंकि कार्बन ऑलरेडी अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट वन या नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी कार्बन अपने हाइड्रोजन यहाँ पे एसोसिएट कर चुका है, ठीक है। मैं यहाँ हाइड्रोजन बना देता हूँ बच्चों पहले, जिससे आपको क्लियर हो, ठीक है। अगले वाले स्ट्रक्चर में भी हम समझ लेते हैं हाइड्रोजन बना करके, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट पहला वाला स्ट्रक्चर हमारा ब्यूट 1 आइन का है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर ब्यूट 2 याइन का है, ठीक है। तो ये ब्यूट 1 याइन और नेक्स्ट वाला ब्यूट 2 याइन, ठीक है। अच्छा इसका रिंग चेन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों, रिंग चेन स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह से बनेगा। 4 कार्बन, तो 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग, जिसमें एक पोजीशन पे हमने क्या करा, डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन एसोसिएट है, ठीक है। यहाँ पे हम हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। वाइट से इसलिए बनाया है बच्चों कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ही एसोसिएट होगा क्योंकि कार्बन की हमें 4 वैलेंसीज ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारा साइक्लो ब्यूटीन का, ठीक है। तो अगर आप दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि दोनों स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे हैव अ डिफरेंट कनेक्टिविटी। फर्स्ट वन की कनेक्टिविटी ओपन चेन स्ट्रक्चर में है, तो दूसरे स्ट्रक्चर्स में कनेक्टिविटी जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि ए बी, और इसको मैं नाम देता हूँ अभी सी। तो ए और बी तो हमारे किस टाइप के आइसोमर्स हैं, ए और बी है हमारे पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। सिंस दो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं तो हमें बताना पड़ेगा। ए और सी, या आप बी और सी ले लीजिए, ये दोनों ही क्या है हमारे, ये दोनों ही है हमारे रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो आई होप सो बच्चों आपको रिंग चेन आइसोमर्स भी क्लियर हुआ होगा। तो हमने बच्चों अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमने 4 आइसोमर्स की बात करी। सबसे पहले हमने चेन आइसोमर समझा, फिर हमने पोजीशन आइसोमर समझा, आज की क्लास में हमने स्टार्टिंग करी फंक्शनल आइसोमर से, और फिर हम आए रिंग चेन आइसोमर पे। इसके 2 पार्ट और बचते हैं, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स, जो इसी चैप्टर की लास्ट में हम कवर अप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स,
ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स बच्चों, जैसा कि बात फिर वही आ जाती है कि आइसोमर्स हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम। सेकेंड थिंग, क्या हम कह सकते हैं क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कनेक्टिविटी भी कैसी होगी, कनेक्टिविटी सेम, या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है। अगला, हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स के लिए होगा, स्टीरियो वर्ड बच्चों रिलेटेड है स्पेस से। ठीक है। मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट, किसी एटम के सराउंडिंग में या किसी स्ट्रक्चर में कोई एटम किसी बॉन्ड के आसपास किस तरह से अरेंज्ड है, हम उसे ही स्पेशियल अरेंजमेंट कहेंगे। ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि लोकेशन डिफरेंट लोकेशन ऑफ एटम इन स्पेस, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम किस तरह से अरेंज्ड है डिफरेंट लोकेशंस पर स्पेस में, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो चलिए बच्चों समझते हैं स्टीरियो आइसोमर्स को एग्जाम्पल से। ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक डबल बॉन्डेड सिस्टम का। ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो क्या ये स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट मैं एक और स्ट्रक्चर बना देता हूं बच्चों, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम होंगे, आपको बताना है। ठीक है। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, आंसर इज, आप बोलोगे सर हाँ स्ट्रक्चर देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, पर हम क्या कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल फर्स्ट वाला सेकंड मॉलिक्यूल के इक्वल है, इक्वल या कहें सेम है। क्या ए और बी सेम मॉलिक्यूल्स है, आंसर आएगा नो, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं है। तो चलिए समझते हैं ये दोनों सेम मॉलिक्यूल क्यों नहीं है। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें इनकी ओवरलैपिंग के टाइप को समझना होगा। ठीक है। अगर हम इन दो कार्बन्स की बात करें तो एक तो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड बना होगा हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग से, लेकिन इन दोनों ही कार्बन में जो पाई बॉन्ड बना है वो बना होगा इस साइडवे ओवरलैपिंग से। ठीक है। यहाँ पे ये कैसे बना होगा, पाई बॉन्ड साइडवे ओवरलैपिंग से बना होगा। रेस्ट बॉन्ड हम बना देते हैं बच्चों एज इट इज, जिससे आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रॉपर क्लियर रहे। ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्या अगर हम इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर दे रोटेट करके, कैसे रोटेट करना है कि C को हम रोटेट करते हैं कुछ इस तरह से, Cl को रोटेट करके यहाँ ले आते हैं और H को रोटेट करके Cl की पोजीशन पे। ठीक है। रोटेट करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आप सपोज करें कि आप इस Cl को इस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर बाहर ला रहे हैं और घुमा के H के पास लेके जा रहे हैं और H को इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर लाते हुए कहाँ ला रहे हैं, Cl की पोजीशन पे। ठीक है। बट क्या ये रोटेशन पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, आंसर आएगा नो, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, जस्ट बिकॉज कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है पाई बॉन्ड की, ये परपेंडिकुलर हुई है। ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग पीएक्स की ओवरलैपिंग से बनता है तो डेफिनेटली ये वाली ओवरलैपिंग हुई होगी पी वाई की ओवरलैपिंग से जो परपेंडिकुलर है। और अगर हम रोटेट करने जाएंगे इन मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को या इन बॉन्ड्स को रोटेट करने जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। मतलब रोटेशन को क्या करेगा, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है। बट फिर भी अगर हम चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल Cl जो है वो H की पोजीशन पे आ जाए, H जो है वो Cl की पोजीशन पे आ जाए,
तो इसके लिए हमें रिएक्शन करके इन बॉन्ड्स को क्या करना होगा, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा और अगेन हमें अरेंज करना होगा इस पोजीशन पर। सिमिलर केस इस CH3 और H के साथ भी हो रहा होगा कि हम इन्हें रोटेट करके इनकी पोजीशन तो एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले ही सेकंड वाले के सेम हो बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, तो आइडेंटिकल नहीं है तो ये दोनों क्या शो करेंगे बच्चों, दे आर द स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर से जस्ट बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट स्पेशियल और डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम। चलिए बच्चों ये पार्ट आपको समझ में आया। ठीक है, अगर ये पार्ट आपको क्लियर हुआ है तो अगला एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में देखिए, अब हम एक सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। डबल बॉन्ड वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, अब सिंगल बॉन्ड वाले पे भी उसी का एग्जाम्पल लेते हैं एक। ये दो स्ट्रक्चर्स बच्चों में बनाने जा रहा हूँ, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। पहले हम समझेंगे बॉन्ड्स की पोजीशन और फिर बॉन्ड्स की पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम अदर फिर एग्जाम्पल्स पे इसी एग्जाम्पल पे अदर बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं बच्चों ध्यान से। जैसे सपोज करें कि यहाँ पर आपने H, यहाँ पे लगाया Cl, यहाँ लगा दिया Br, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा है H, यहाँ लगा है I। ठीक है, अब यहाँ पर हमने I लगा दिया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लगा दिया H। अगेन यहाँ पे Br, यहाँ पे हमने लगा दिया Cl और यहाँ पे हमने लगा दिया H। ठीक है, वही बात फिर से समझते हैं कि क्या ये वाला स्ट्रक्चर ए वाला क्या बी के सिमिलर है, सेम है, आइडेंटिकल है या दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बच्चों आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कार्बन कार्बन किस तरह से कनेक्टेड है। कार्बन कार्बन कनेक्टेड है एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, सेकेंड थिंग बच्चों, ये जो बॉन्ड आपको बाहर की साइड दिख रहा है ये बॉन्ड स्पेस में किस तरह से अरेंज्ड है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, ये आउट ऑफ द प्लेन है। ये किस तरह से अरेंज्ड है, ये इन द प्लेन है। ठीक है, मतलब जो बाहर आते हुए बॉन्ड है बच्चों वो आउट ऑफ द प्लेन। जैसे ये Br का बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन है, ये इन द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, इन द प्लेन। ये वाला H आउट ऑफ द प्लेन, ये Br इन द प्लेन। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि डबल बॉन्ड बनने से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा था बट सिंगल बॉन्ड तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से हो रहा है, तो इसमें इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, हम यहाँ पे कार्बन को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब रोटेट करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, आप गाड़ी का स्टेयरिंग समझिए इसे और इसे क्या कर दीजिए, गोल घुमा दीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ही आपने इनको रोटेट करा तो आयोडीन आ गया यहाँ पे, CH3 आ गया नीचे और हाइड्रोजन आ गया इस पोजीशन पे। ठीक है, सिमिलरली हमने इस कार्बन के साथ भी ऐसे ही करा, इसको भी हमने स्टीयरिंग की डायरेक्शन में गोल घुमा दिया या यूं कह दीजिए क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो Cl ऊपर आ गया, H यहाँ और Br इस पोजीशन पे आ गया। देख लीजिए सेकंड स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन था, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन चला गया है इन द प्लेन। CH3 आ गया है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, जबकि इनिशियली ये CH3 इन द प्लेन था, सॉरी प्लेन पे लाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने रोटेट करा ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया।
तो क्या समझ में आया बच्चों? रोटेशन करने से स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाने से हम क्या कह सकते हैं क्या कि ए एंड बी आर द नॉट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, सो दे आर दी स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर वही बात आ जाती है, क्यों स्टीरियो आइसोमर्स है? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, तो बच्चों आई होप सो आपको स्टीरियो आइसोमर का थोड़ा बहुत नॉलेज आया होगा कि किस तरह से हम देखते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एन एटम। नाउ अब हम बात करेंगे कि हमारे कितने टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टीरियो आइसोमर्स को बच्चों ब्रॉडली हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, और इन तीनों पार्ट्स को वन बाय वन हम क्लास में हमारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसे हम शॉर्ट में जीआई भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अवर रोटामर्स, इसे हम कॉन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज अवर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये 3 हमें पढ़ने हैं स्टीरियो आइसोमर में, जिसकी शुरुआत अभी हम बच्चों करते हैं कहाँ से? जीआई से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चों हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शुरू करने से पहले हम फिर से वो बात दोहरा लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे किस टाइप के आइसोमर्स हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से हमारे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, मैं एक वापस से वही पुराना एग्जाम्पल या पुराने टाइप का एग्जाम्पल लेकर के समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को फिर से, और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझा, क्या सीखा। क्या हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिकल स्ट्रक्चर या सेम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं क्या? फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर और सेकंड वाले स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए और बताइए, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? आंसर इज नो। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सर ये दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल नहीं है? द रीजन इज सिंपल। अभी आपने सीखा था कि अगर आप पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग का ध्यान दें तो पाई बॉन्ड कैसे हैं? यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवरलैप करते हैं या साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस साइडवेज ओवरलैपिंग हम इन बॉन्ड्स को रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक पॉइंट का या एक बात का ध्यान रखना है कि रोटेशन क्या है। रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, यहाँ हम रोटेशन नहीं कर सकते। तो रोटेशन नहीं कर सकते तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर आइसोमर्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्या है? आइसोमर है। और भाई इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा सभी को कि सर किस टाइप के आइसोमर्स होंगे। हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है। स्टीरियो आइसोमर में भी किसका पार्ट है बच्चों? जीआई का। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को इतना पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि स्टीरियो आइसोमर में भी किसका पार्ट हम इसे लेकर के चलने वाले हैं? जीआई का पार्ट लेकर चलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सो आप सभी को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का थोड़ा सा नॉलेज तो आया ही होगा। आइए प्रैक्टिस करके और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विच टाइप ऑफ सिस्टम इन अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शोज जीआई। विच टाइप ऑफ systems will show
GI। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारा डबल बॉन्डेड सिस्टम। ठीक है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में ही हम बच्चों एलिन सिस्टम की भी बात करेंगे। डबल बॉन्डेड सिस्टम साइक्लो एल्कीन्स सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स। फिर आ जाएगा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड नेक्स्ट वन हमारा फिनाइल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज अवर बायसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, ये मेन रहते हैं। एक्स्ट्रा में हम समझ लेते हैं, एक्स्ट्राज में अदर या फिर हम इसे मिसलिनियस भी कह सकते हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के कुछ बच जाते हैं तो वो भी हम काय में कंसिडर कर लेंगे, GI। तो बेटा या बच्चों हमें इतने सिस्टम्स को समझना है GI के लिए। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सब एक जैसे ही हैं, सिमिलर हैं, बहुत जल्दी कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। फिर से आगे बढ़ते हैं इसी क्लास में डबल बॉन्डेड सिस्टम को लेकर। ठीक है, हमारा डबल बॉन्डेड सिस्टम। ठीक है, अब डबल बॉन्डेड सिस्टम में देखिए, डबल बॉन्डेड सिस्टम लेकर के चल रहे हैं तो दो कार्बन बना लेते हैं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। सी, इसको नाम दे देते हैं D। ये है हमारा A, ये है हमारा B। ठीक है, क्लास में प्रेजेंट लगभग सभी बच्चों को या जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी बच्चों को ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह के सिस्टम्स हमारे लिए स्टीरियो आइसोमर्स शो करते हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स में हम जो अब समझने जा रहे हैं GI कौन शो करेगा, उसमें हम सबसे पहला सिस्टम लेकर के चल रहे हैं डबल बॉन्डेड सिस्टम। अब डबल बॉन्डेड सिस्टम में GI अगर शो होना है तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इफ A not equal to B and C not equal to D, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है देन सिस्टम विल शो GI। ठीक है, चलिए आपको ये स्टेटमेंट भले ही क्लियर ना हुआ हो, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमने लगा दिया H, यहाँ हमने लगा दिया CH3, यहाँ हमने लगा दिया H, और यहाँ हमने लगा दिया Br। ठीक है, ये हमारा A, ये B। ठीक है, ध्यान से देखिए तो क्या कह सकते हैं, क्या A नॉट इक्वल टू B, फिर से ये C, ये D। तो देख करके क्या क्लियर हुआ, C भी D के इक्वल नहीं है। अगर A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या द सिस्टम विल लीड टू शो GI। आंसर इज यस। ओके, अगला एग्जांपल देख लीजिए यहीं पर ही। ठीक है, आप चाहें तो किसी एटम, किसी सब्स्टिट्यूएंट की जगह आप लोन पेयर भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिया हुआ है, एक लोन पेयर अज्यूम कर लिया है। ठीक है, क्या ये शो करेगा GI, देखते हैं ध्यान से। A और B, यहाँ तो A और B इक्वल है, A इक्वल टू B, बट C नॉट इक्वल टू D। ठीक है, तो ये सिस्टम GI शो नहीं करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर ही, थर्ड एग्जांपल हमारा। क्या ये सिस्टम GI शो करेगा, देखिए A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो हम यहाँ कह सकते हैं A B के इक्वल नहीं है एंड
सी भी डी के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो द सिस्टम विल लीड टू शो GI। ठीक है, आई होप सो आपको 3 एग्जाम्पल से थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कब हमारा डबल बॉन्डेड सिस्टम GI शो करेगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और समझते हैं कि क्या हमारे सिस्टम डबल बॉन्डेड वाले GI शो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, आप चाहे तो पॉज करके क्वेश्चन कर लीजिए एक बार, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वन बाय वन फिर हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इन तीनों एग्जांपल्स को देखिए और बताइए वन बाय वन मुझे कि कहाँ पे GI शो हो रहा होगा और कहाँ पे GI शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेकर के चलते हैं। क्या ए बी के इक्वल है? नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी। अच्छा, इस टाइप का रिंग सिस्टम आए तो घबराना नहीं है, बस आपको इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में से साहब कट कर देना है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट आपका हो जाएगा सी, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा आपका डी। अब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर से ऊपर नीचे वाले तो हम कह सकते हैं सी इक्वल टू डी है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा होगा तो GI शो नहीं होगा। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं बच्चों। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। क्या ए बी के इक्वल है? आंसर इज नो, ए नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट वन देखते हैं, सी नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, ए बी के इक्वल भी नहीं है, सी डी के इक्वल भी नहीं है, तो ऐसा सिस्टम क्या शो करेगा? GI शो करेगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में जैसा भी मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई रिंग आ जाए तो घबराना नहीं है, डबल बॉन्ड के अराउंड इसे ऐसा कट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये है आपका ए, ये है आपका बी। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ये वाला पार्ट हो गया सी, ये वाला पार्ट हो गया डी। तो एंड सी ऑल्सो नॉट इक्वल टू डी, तो ए बी के बराबर भी नहीं है, सी डी के बराबर भी नहीं है, तो ऐसा सिस्टम क्या GI शो करेगा? आंसर इज यस, हाँ ये सिस्टम GI शो करेगा। ठीक है बच्चों, तीनों एग्जाम्पल से समझ में आया आप सभी को। चलिए एक और थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। ओहो, थोड़ा सा गलत बन गया बच्चों। चलो, क्या ये सिस्टम GI शो करेगा? देखिए जरा ध्यान से, ट्राई करें समझने का। क्या करना है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आए तो डबल बॉन्ड के अराउंड ऐसा कट कर दो। कट करने के बाद इस पार्ट को देखो ऊपर वाले को, इस पार्ट को देखो नीचे वाले को, इस पार्ट को देखो ऊपर वाले को, इस पार्ट को देखो नीचे वाले को। समझ में तो आ ही गया होगा कि सर ए बी के बराबर नहीं है एंड सी ऑल्सो नॉट इक्वल टू डी। अब सी भी डी के इक्वल नहीं है, तो क्या ये सिस्टम GI शो करेगा? आंसर आएगा यस, सिस्टम GI शो करेगा। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी बच्चों को ये 4 एग्जांपल्स देख करके क्लियर हुआ होगा
कि कौन से डबल बॉन्डेड सिस्टम अभी जीआई शो करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी मैंने निकाल के रखे हैं। ठीक है, आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और ट्राई करें इन्हें सॉल्व करने का और बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, 7th वाला। चलिए बच्चों, तो ये 7 क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करें, फिर हम इन्हें समझते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा क्वेश्चन 1 से। आई होप सो आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। ये वाला पार्ट देखिए, ए, ये है बी। कितने लोगों को समझ में आया कि ए नॉट इक्वल टू बी, ऑल्सो सी नॉट इक्वल टू डी। तो क्या है, सिस्टम जीआई शो करेगा? आंसर इज हाँ, जीआई शो करेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ए और बी तो इक्वल हो गए, बाकी चेक करने की नीड नहीं है। चाहे तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए इक्वल टू बी, ठीक है, ऑल्सो सी इक्वल टू डी है। ठीक है, तो ये सिस्टम जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, अगले वाले में देखिए, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, जीआई शो करेगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे ए और बी इक्वल बट सी और डी नॉट इक्वल, तो सिस्टम विल शो जीआई। अगला वाला, ए नॉट इक्वल टू बी, अब रिंग सिस्टम आ गया, घबराना नहीं, बीच में से कट कर दो। लेकिन कट करने के बाद भी आप देखेंगे ना बच्चों, तो ये वाला स्ट्रक्चरल पार्ट और बॉटम वाला स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो सेम है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी। अगर ऐसा है तो ये सिस्टम जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी, ये है हमारा डी। गलती नहीं करना है बच्चों, इसे ए और इसे बी नहीं मानना है। ठीक है, ये मिस्टेक हो सकती है आपसे, ध्यान रखिएगा। ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी, तो सिस्टम विल शो जीआई। अगला वाला क्वेश्चन, वही रिंग लाइक स्ट्रक्चर आया तो क्या सिखाया है, बीच में से कट कर दो, काट दो बीच में से। बीच में से काट दिया, तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी आल्सो नॉट इक्वल टू डी, तो सिस्टम क्या शो करेगा, सिस्टम विल शो जीआई। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो यहाँ लिखे थे वो सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो आई थिंक आपको इन 6 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस को करके कौन से सिस्टम में जीआई शो होगा, कैसे शो होगा, ये तो क्लियर हुआ। ठीक है, लेकिन आप अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे, उन सभी में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यानी सिंगल डबल बॉन्डेड सिस्टम की हमने बात करी थी। अब हम मल्टीपल डबल बॉन्डेड सिस्टम की बात करेंगे। मल्टीपल डबल बॉन्डेड सिस्टम में सबसे पहले हम लेकर के चल रहे हैं हमारा इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम। ठीक है, इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम कह दें, एलीन सिस्टम कह दें, एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे वही हमारा, जैसा हम स्टार्टिंग में जनरली लिखते हैं, सी डी ए और बी। ठीक है, यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर ये सिस्टम जीआई शो करेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विल
दिस सिस्टम शोज GI, आइदर आंसर यस होगा या नो। लेकिन हमें इसको समझना है कि ये GI शो करेगा या नहीं, इसके पहले हमें समझना होगा यहाँ पे डबल बॉन्डेड के ओवरलैपिंग पैटर्न को। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन को हम समझते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 कार्बन, ठीक है, जिसमें हमारा डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से बना होगा। फर्स्ट कार्बन के लिए हमारी ये px ऑर्बिटल्स आपस में क्या करी होगी बच्चों, ओवरलैप करी होगी, और इन्होंने क्या बनाया होगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ px ऑर्बिटल्स है जो साइड वे ओवरलैपिंग के करके क्या बना रही है, साइड वे ओवरलैपिंग्स करके बना रही है हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, वैसे ही हमारी यहाँ पे दूसरी ऑर्बिटल्स ये वाली, ये है हमारी py ऑर्बिटल्स। ठीक है, py ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या कहा जा सकता है क्या कि सर ये जो डबल बॉन्ड का प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, और ये डबल बॉन्ड का जो प्लेन होगा, मतलब ये वाला प्लेन, बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम कह सकते हैं बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मतलब ये वाले दोनों पार्ट यानी ए और बी सब्स्टिट्यूएंट, सी और डी सब्स्टिट्यूएंट सेम प्लेन पे लाए नहीं करेंगे। अगर ये सेम प्लेन पे लाए नहीं करेंगे तो ऐसे सिस्टम कभी भी GI शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, हमारा फाइनल आंसर होता है बच्चों कि E1 डबल बॉन्डेड सिस्टम नॉट शोज GI। रीजन आप सभी को क्लियर है, चाहे 2 हो या 4 हो या 6 हो, हमेशा क्या होने वाला है, एक प्लेन दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये दो कौन से प्लेन्स हैं, या ये कौन से 2 कार्बन के बीच में बन रहा है जिन पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा लगा हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें या जिसके लिए हमें क्या फाइंड करना हो, GI फाइंड करना हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये 2 परपेंडिकुलर हैं तो ऐसे सिस्टम कभी भी GI शो नहीं करेंगे। GI शो करने के लिए ए बी सी डी को एक ही प्लेन में यानी सेम प्लेन में होना जरूरी था। अगर ये सेम प्लेन में नहीं है तो ये GI शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम वाला पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है, सिमिलर हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अब हम नेक्स्ट वाला हमारा एग्जाम्पल होगा ऑड डबल बॉन्डेड सिस्टम के लिए, ऑड डबल बॉन्डेड सिस्टम। ठीक है, ऑड डबल बॉन्डेड सिस्टम मतलब हमारे ऑड नंबर्स में होंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे आप, हमने 3 डबल बॉन्ड्स को यहाँ पे अज्यूम किया है। ठीक है, हमने वही 4 पार्ट अज्यूम करे, हमारे 4 सब्स्टिट्यूएंट ए और बी। वही कंडीशन जो हम हमेशा बताते आए हैं GI के लिए कि इफ A नॉट इक्वल टू बी एंड C नॉट इक्वल टू डी। शायद बच्चों में लास्ट में यहाँ मेंशन करना रह गया हूँ, मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ हियर, इफ A नॉट इक्वल टू बी एंड C नॉट इक्वल टू डी। ये कंडीशन तो हमें भूलना ही नहीं है, GI जब भी हम बात करेंगे तो ये तो हमारे साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अगर A नॉट इक्वल टू बी और C नॉट इक्वल टू डी है, तब will this system show GI? Will this system shows GI? आइदर आंसर होगा यस या फिर नो। इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम में तो सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ की ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रही थी और इन 2 कार्बन्स की ओवरलैप कर रही थी, वो क्या थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाने से ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट प्रीवियस एग्जांपल में एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर, मतलब सेम प्लेन में नहीं आ रहे थे। सेम प्लेन में नहीं आ रहे थे तो वो GI शो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ का समझते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है,
ऑड डबल बॉन्डेड सिस्टम में और इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम में बच्चों बस इतना ही फर्क है कि ऑड डबल बॉन्डेड सिस्टम में हमारे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनके कार्बन का जो ओवरलैपिंग है डबल बॉन्ड की वो सेम प्लेन में लाए करेगी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे देख लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए आप सभी। इन ओवरलैपिंग से पैटर्न को ध्यान से देखो बच्चों। मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ फिलहाल। अभी हम लाइट ब्लू कलर को ओवरलैपिंग के लिए यूज कर लेते हैं, जिससे ओवरलैपिंग इफेक्टिवली हमें समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे देखें, आई होप सो आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। हम नंबरिंग दे देते हैं कार्बन्स पे, इसको 1 2 3 और इस पे 4। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 और 4। 1 और 2 जो कार्बन्स हैं उन उसका जो पाई बॉन्ड बन रहा है, और 3 और 4 कार्बन्स के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें ओवरलैपिंग जो हो रही है वो सेम प्लेन में हो रही है। यस और नो देख करके आपको समझ में आ रहा होगा। जबकि 2 और 3 के पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है बच्चों वो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो रही है, फर्स्ट और सेकंड के, या फिर हम कह सकते हैं थर्ड और फोर्थ में जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसके। राइट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन और बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कार्बन लाइज इन सेम प्लेन। अगर ये ओवरलैपिंग सेम प्लेन में लाई कर रही है बच्चों, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि इनसे जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो भी सेम प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। राइट, तो यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे सी और डी। ठीक है, तो ए बी सी डी सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे, और ये कंडीशन दी हुई हो ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, तब फाइनल आंसर हमारा क्या बन के आता है, तब फाइनल आंसर बन के आता है यस, दिस सिस्टम विल शो, दिस सिस्टम विल शोज GI। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस ओवरलैपिंग के पैटर्न को, कि इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम में जो ओवरलैपिंग होती है फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में और सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, वो एक दूसरे की कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होने से ये सब्स्टिट्यूएंट जो हमने लगा के रखे हैं ए बी सी डी, ये सेम प्लेन पे लाए नहीं करेंगे, एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे बच्चों तो सीधी सी बात है कि ये सिस्टम GI शो नहीं करेगा। ठीक है, जबकि और डबल बॉन्डेड सिस्टम में आप ओवरलैपिंग देखिए, फर्स्ट और सेकंड की और थर्ड और फोर्थ की सेम प्लेन में आ रही थी। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहे तो PX इसको भी PX दे दीजिए, ये 3 और 4 के PX हैं। ठीक है, और ये होगा आपका PY हो सकता है भाई। ठीक है, सेकंड और थर्ड के बीच में फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जो ओवरलैपिंग हुई है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में वो सेम प्लेन में लाई कर रही है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट भी कैसे लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, और जब ये सेम प्लेन में लाई करेंगे बच्चों तो ये सिस्टम क्या शो करेगा, ये सिस्टम शो करेगा GI। ठीक है, बताइए क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है। ठीक है, अगर ये बात आप सभी को क्लियर हुई है बच्चों, तो अगला हम समझ रहे हैं इन्हीं पैटर्न्स को कुछ प्रैक्टिस करके। ठीक है, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और ट्राई करिए कि कौन सा सिस्टम GI शो करेगा। ठीक है,
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर वीडियो को रीस्टार्ट करके आगे बढ़ो और सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करें। ठीक है चलिए, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि किस तरह का सिस्टम है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है। ठीक है, इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है। इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम में हम कभी भी ये नहीं देखेंगे कि क्या ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी है क्या। इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम आया है तो सीधा हमें क्या आंसर करना है कि सिस्टम विल नॉट शो जीआई। अगला वाला, अगले वाले में भी इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इवन इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम और साथ ही साथ ए बी सेम नहीं है। और इसके लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इस तरह का पैटर्न कभी आए तो बीच में से कट कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी के बराबर नहीं है एंड सी नॉट इक्वल टू डी। बट डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है, तो हम ये कहेंगे कि जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखें थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ए बी के बराबर नहीं है एंड सी भी डी के बराबर नहीं है। ठीक है, बट किस टाइप का डबल बॉन्डेड सिस्टम है, 1 2 3 और डबल बॉन्डेड सिस्टम है। बच्चों और डबल बॉन्डेड सिस्टम हुआ तो याद करो, मैंने समझाया था कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही होगी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, और इन दो कार्बन्स के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही होगी पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो सेम प्लेन पे क्या करेगी, लाई करेगी। तो ए और बी, सी और डी भी सेम प्लेन पे लाई करेंगे। और अगर ये इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये सिस्टम क्या शो करेगा, विल शोस जीआई। ठीक है, चलिए किस टाइप का डबल बॉन्डेड सिस्टम, 1 2 3 और डबल बॉन्डेड सिस्टम। घबराना नहीं है, इस तरह की रिंग को देख करके बीच में से क्या कर दो, कट कर दो। ध्यान से देखो क्या बोलोगे कि A इक्वल टू बी एंड C नॉट इक्वल टू डी। तो बच्चों क्वेश्चन देख करके ये तो समझ में आ गया होगा कि भले ही ये और डबल बॉन्डेड सिस्टम है, लेकिन चेक करना है ए बी और सी डी को भी। अगर ए बी बराबर है सी डी के, तो डेफिनेटली आंसर क्या होने वाला है, जी आई शो नहीं करेगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में वही रिंग को बीच में से कट कर दीजिए बच्चों, ये हो गई कट। ठीक है, वैसे ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा नहीं है, यहाँ से नहीं बनना चाहिए था। कुछ ऐसा होगा, ये कार्बन को हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, ऐसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको बीच में से कट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही कट करा, ध्यान से देखो, ए बराबर है क्या बी के, नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी भी क्या है, नॉट इक्वल टू डी। अपर पोर्शन को आप सी मान लो, नीचे वाले पोर्शन को आप डी मान लो। ठीक है, किस तरह का है, 1 2 3 और डबल बॉन्डेड सिस्टम है। और डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो सिस्टम विल शो जी आई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले वाले में वही रिंग को बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ए बी के बराबर है क्या, नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी भी इक्वल है क्या डी के, नहीं, सी नॉट इक्वल टू डी। तो क्या सिस्टम जी आई शो करेगा, कितना, इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ऑड है, और डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो सिस्टम विल शो जी आई। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चंस पे देखते हैं। और कुछ क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, जल्दी से चेक करिए क्या ये सिस्टम जी आई शो करेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करा करें। ठीक है, और फिर आंसर्स देखा करें। ठीक है, क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, जिससे आप सीखेंगे पैटर्न जीआई का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप का डबल बॉन्डेड, 1 2 3 4 इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है, कुछ भी हो, ए बी के बराबर हो या नहीं, जीआई तो शो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब 1 2 इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। अच्छा बच्चों, कभी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए कि डबल बॉन्ड के बीच में एक साइक्लिक रिंग टाइप की दिख जाए और फिर डबल बॉन्ड दिख जाए, तो आपको इसे भी क्या कंसिडर करके चलना है, डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर आप ऐसा कुछ बनाएं, सी डबल बॉन्ड सी सी, ये तो फर्स्ट 3 कार्बन्स हुए, 1 2 3 1 2 3।
इस रिंग को भी आपको क्या कंसिडर करके चलना है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तीसरा, फिर अगला वाला डबल बॉन्ड, ये कार्बन और 4, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है, H, यहाँ लगा है Cl, यहाँ लगा है H, यहाँ लगा है Cl। कितने लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि A नॉट इक्वल टू बी एंड C नॉट इक्वल टू डी। सिस्टम कैसा है, 1 2 3 4 इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है। तो इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम जीआई शो नहीं करता है बच्चों, ठीक है। चलिए, यहाँ डी हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, ठीक है, ड्यूटेरियम है। चलिए बीच में से डिवाइड कर देते हैं इसको। किस टाइप का सिस्टम बन रहा है, किस टाइप का सिस्टम बन रहा है, आप सब बता सकते हैं। इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम बन रहा है, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, एंड सी नॉट इक्वल टू डी। इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो जीआई तो शो नहीं होगा, ठीक है। अगले वाले में ध्यान से देखिए बच्चों, किस टाइप का सिस्टम है, इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है या ऑड डबल बॉन्डेड सिस्टम है। ये एक इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है जिसमें ए बी के बराबर नहीं है और सी भी डी के बराबर नहीं है, तो सिस्टम विल नॉट शो जीआई। इस लोन पेयर को हम ए कंसिडर कर सकते हैं और इधर हम सी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखें। अगले वाले में तो सिंगल डबल बॉन्ड है, ठीक है, मतलब ऑड डबल बॉन्डेड सिस्टम है हमारा। प्रीवियसली भी हम ऐसे एग्जांपल्स कर चुके हैं, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो देखते हैं। ए नॉट इक्वल टू बी है एंड सी नॉट इक्वल टू डी है, तो ऐसे केस में सिस्टम जीआई शो करेगा क्या, हाँ करेगा, सिस्टम विल शोज जीआई। अगला वाला देखो बच्चों, किस टाइप का डबल बॉन्डेड सिस्टम है, और डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं हमें। ए नॉट इक्वल है बी के एंड सी ऑल्सो नॉट इक्वल टू डी। अगर ये सिस्टम बन रहा है तो सिस्टम विल नॉट शोज, ओ सॉरी, सिस्टम विल शोज जीआई, ठीक है। तो बच्चों आई होप सो आपको ऑड और इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम में भी ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के सिस्टम जीआई शो करेंगे और किस तरह के सिस्टम जीआई शो नहीं करेंगे। जैसा कि आपने ये देखा होगा, चाहे 2 डबल बॉन्ड दे दिए जाएं, 2 से ज़्यादा दे दिए जाए, अगर इवन नंबर में है तो आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, जीआई शो नहीं करेगा। और डबल बॉन्डेड सिस्टम है, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 डबल बॉन्ड आ जाए, 7 आ जाए, घबराना नहीं है, बस ये देखना है कि कितने टाइप के, किस टाइप का, यानी इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है या और डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये देखिए और आंसर करिए जीआई होगा या नहीं, ठीक है। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी जीआई में, ठीक है। हम सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म की अब हम बात करेंगे, या सिस ट्रांस आइसोमर्स की हम अब बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों अगली हेडिंग होगी हमारी आज की क्लास की, सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमर को हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं जैसे ये वाला H, यहाँ पे मैंने ले लिया Cl, यहाँ मैंने ले लिया Cl और यहाँ पे मैंने ले लिया CH3। यहाँ पे मैंने इसे रोटेट नहीं करा है, इसके बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज नहीं करी है, तो H और Cl ऐसे रोटेट तो होता नहीं है डबल बॉन्ड में, हम जानते हैं। बाकी हमने पोजीशन चेंज नहीं करी है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि सर ए और बी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, भले ही इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड या डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख करके पहली चीज हम ये लिखेंगे, सिंस ये जीआई का पार्ट है तो हमें ये लिखना जरूरी है कि ए बी के बराबर नहीं है एंड सी ऑल्सो नॉट इक्वल टू डी, ठीक है। बट ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ग्रुप कॉमन है, जैसे यहाँ पे Cl कॉमन है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी Cl कॉमन है, ठीक है। अगर कभी सेम टाइप के ग्रुप्स सेम साइड आ जाते हैं,
सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड आ जाते हैं तो इसे हम कहेंगे सिस। ठीक है, ये किस टाइप का आइसोमर होगा हमारा? ये होगा हमारा सिस टाइप का आइसोमर। और जब क्रॉस में होंगे ऐसे, क्रॉस में या डायगोनली भी कह सकते हो आप, एक ही बात है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस। ठीक है बच्चों, जब मैंने याद किया था तो मैंने ऐसे ही याद किया था, सिस सी एस, सिस सेम साइड। ठीक है, सिस सेम साइड। ठीक है, और ट्रांस कैसा होगा बच्चों? अपोजिट होगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बना देता हूँ आप लोगों के लिए। आप देखिए, जल्दी से बताइए कि क्या ये सिस्टम सिस है या ट्रांस है। चलिए, फर्स्ट वाले एग्जांपल को या फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख के बताइए। आप सभी ने देख करके ये तो सीख लिया होगा कि सर सी एल सेम साइड है, तो सेम साइड है तो सेम साइड है मतलब किस टाइप का आइसोमर है? सिस टाइप का आइसोमर है। यहाँ पे CH3 और CH3 सेम साइड है? नहीं, डायगोनली है। ठीक है, या अपोजिट साइड कह सकते हैं। तो ये किस टाइप का आइसोमर हुआ बच्चों? ये हुआ आपका ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो सिस ट्रांस आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्राई करें उन्हें सॉल्व करने का। ठीक है, आप चाहे तो क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ये दो क्वेश्चंस बच्चों मैंने ड्रॉ करे हैं, जल्दी से देखिए और बताइए कि क्या ये सिस्टम सिस है या फिर ट्रांस है। ठीक है, अच्छा हम इवन और ऑड डबल बॉन्डेड सिस्टम जान चुके हैं। ठीक है, अच्छा इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम हुआ तो सिस और ट्रांस दोनों नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सिस्टम जीआई शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ध्यान दीजिए। चलिए, तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। आप चाहें तो इसे ए बी सी और डी। ठीक है, क्लियर? सभी बच्चों को ये बात समझ आ रही है कैसे चेक करना है, कैसे चेक नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे ए मान लें इसे बी मान लें। हमेशा हम याद रखें कि डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच्ड है उसके एक साइड हम ए, एक को बी मानेंगे, दूसरे को सी और एक को डी मानेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ए भले ही नॉट इक्वल टू बी है बट सी तो इक्वल है डी के, तो ऐसा सिस्टम तो जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कभी भी उसे सिस नाम मत देना। सिस नाम में ये दोनों क्लोरीन अगर एक ही कार्बन पे है तो ये सिस नहीं होगा, एक क्लोरीन को इस कार्बन पे होना चाहिए था, तब ये सिस होता। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें। फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे तो पहले तो ये किस टाइप का डबल बॉन्डेड सिस्टम है? ये है हमारा और डबल बॉन्डेड सिस्टम। ठीक है, और डबल बॉन्डेड सिस्टम में आप ध्यान से देखें कि ये पार्ट सबको क्लियर हो रहा होगा कि सर ए नॉट इक्वल है बी के एंड ऑल्सो सी नॉट इक्वल टू डी। ठीक है,
बट सी और इस बी की पोजीशन, हम इसे ए नाम देते हैं, इसे बी, इसको सी और इसको डी। तो अगर हम कहें कि इस पोजीशन और ये पोजीशन डायगोनली अपोजिट है, ट्रांसपोजिशन कहते हैं इसे, मतलब ये किस टाइप का आइसोमर हुआ, ये ट्रांस आइसोमर हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखें। किस टाइप का डबल बॉन्डेड सिस्टम है, 1 2 3 और डबल बॉन्डेड सिस्टम। और डबल बॉन्डेड सिस्टम में भी CH3 सेम साइड आ रहे हैं। और डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो सबसे पहले तो GI शो होगा। अगर A नॉट इक्वल है B के एंड C नॉट इक्वल है D के, तब GI तो शो होना है। लेकिन किस पोजीशन पे ये CH3 लगे हुए हैं, तो आप सभी देख पा रहे होंगे सेम साइड है, मतलब ये सिस पोजीशन है। और किस टाइप का आइसोमर हम कहेंगे, सिस आइसोमर हम इसे नाम देंगे। ठीक है, अगला वाला, बिना कुछ सोचे, इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम, भले ही ए नॉट इक्वल है बी के, सी नॉट इक्वल है डी के, बट इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम है। तो बच्चों इवन डबल बॉन्डेड सिस्टम नेवर शोज जीआई। तो नेवर शोज जीआई, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस का तो कोई रोल बनता ही नहीं है। ठीक है, सभी को ये पॉइंट्स, सभी को ये एग्जांपल्स क्लियर हुए। ठीक है, एक बार आप क्विक रिकॉल देख लीजिए सिस और ट्रांस का। ठीक है, सिस में सेम साइड होना चाहिए, ट्रांस में अपोजिट साइड होना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि ए बी के इक्वल ना हो, सी डी के इक्वल ना हो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसी से एक समझ लेते हैं, 7th क्वेश्चन। क्या ये सिस्टम जीआई शो करेगा? हम एक क्वेश्चन लिखने तक का भी वेट कर सकते हैं। क्या ये सिस्टम जीआई शो करेगा? आंसर आएगा नो। ठीक है, ये सिस्टम जीआई शो नहीं करेगा। इसे हम सिस आइसोमर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे H सेम है, सी और डी सेम है, जबकि सी और डी कैसे होने चाहिए बच्चों, डिफरेंट होनी। कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जाके क्वेश्चन समझ लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला वाला कौन सी पोजीशन पे हुआ बच्चों, ये हुआ हमारा ट्रांस पोजीशन। ये पोजीशन कौन सी हुई हमारी, सिस पोजीशन हुई। ठीक है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फर्स्ट में CH3 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टिंग है। ठीक है, क्लियर। ओ ओ उल्टी बन गई डायरेक्शन, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो बच्चों ये सभी एग्जांपल्स देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के सिस्टम सिस कहलाएंगे, किस तरह के सिस्टम ट्रांस कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं सिस ट्रांस में हम डायपोल मोमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ डायपोल मोमेंट से। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डायपोल मोमेंट इन सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। चलिए तो एग्जांपल लेकर के शुरू करते हैं सिस ट्रांस आइसोमर में। आप लोग बताइएगा किस टाइप का आइसोमर है पहले तो, क्योंकि फिर उसके बाद हम डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। ठीक है, डायपोल मोमेंट बनाने के लिए आई थिंक आप सभी ने केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों आपने क्या पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग सभी पढ़ के आए होंगे। ठीक है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें बनाना है। ठीक है, किस डायरेक्शन में बनाते हैं हम डायपोल मोमेंट को, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है, पहला वाला किस टाइप का आइसोमर हुआ बच्चों, पहला वाला सेम साइडेड है, तो सेम साइडेड है मतलब ये हुआ हमारा सिस आइसोमर, क्योंकि इन पोजीशन को सिस पोजीशन कहते हैं। अपोजिट हुआ है ट्रांस पोजीशन, यानी सेकंड वाला ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, चलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ।
यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो कुछ इधर होगा, म्यू नेट। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में या दूसरी लैंग्वेज में कहें, हमें डायरेक्शन तो निकालनी नहीं थी, हम या यूं हम कहें कि म्यू नेट जो होगा वो नॉट इक्वल होगा जीरो में। ठीक है, तो सिस के केस में तो हमें समझ में आया कि म्यू जो है नेट वाला वो जीरो के इक्वल नहीं है। लेकिन क्या ट्रांस में जीरो है, ये चेक करना पड़ेगा। क्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड, यहाँ पे भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड। डायरेक्शन कैसी हुई बच्चों, अपोजिट। थीटा की वैल्यू की बात करें तो 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री का एंगल है तो सिमिलर एटम्स हैं या सेम एटम्स हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट हम कहेंगे कितना होने वाला है, हमारा नेट डायपोल मोमेंट होगा म्यू नेट जो होगा यहाँ पे वो होगा जीरो। ठीक है, तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि म्यू सिस जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे म्यू ट्रांस से। ठीक है, म्यू सिस ज़्यादा है किससे, म्यू ट्रांस से। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, हमेशा एक बात का ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज ये हो जाए, आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ट्रांस का भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे म्यू सिस ज़्यादा है म्यू ट्रांस से। अब सिंस डायपोल मोमेंट है तो एक कंसेप्ट आ जाता है हमारा, इसी में हम ऐड कर लेते हैं हमारा कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों डिस्कस कर लेते हैं फॉर सिस ट्रांस आइसोमर। ठीक है, एक्चुअली सिस ट्रांस आइसोमर में हम यहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है हमारा डायपोल मोमेंट पर ही। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के। ठीक है, जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, दैट इज अगर म्यू ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और किसी का म्यू कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन को देख करके कितने लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही है कि सर जो सिस वाला स्ट्रक्चर है या सिस वाला आइसोमर है उसका म्यू नेट तो नॉट जीरो है, जबकि ट्रांस वाले में म्यू नेट जीरो है। ठीक है, या नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा सिस वाले में, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा सिस वाले में वो ज़्यादा होगा किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस के बराबर। राइट, हाँ या ना। ठीक है बच्चों, क्या ये पार्ट सबको क्लियर हुआ। सिंस यहाँ हमने बॉइलिंग पॉइंट की तो बात कर ली, अब हम थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट को भी समझ लेते हैं। ठीक है, सिंस हम बात कर रहे हैं बच्चों जैसे सिस आइसोमर्स की। ठीक है, तो सिस में क्या होता है, आप सभी कहते हैं सिस मतलब होता है सर सेम साइड में बनने वाला। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम जैसे ये हमारे सभी आइटम्स कैसे हैं, सेम साइडेड लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक, ये दूसरे हमारे ग्रुप्स। ठीक है, ये सब सेम साइडेड हैं। और ट्रांस में क्या होता है बच्चों, ट्रांस में डायगोनली जुड़े होते हैं। ठीक है, ट्रांस में हमारे कैसे जुड़े होते हैं, डायगोनली। ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम दूसरे कलर से बना देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देख करके आपको सभी को ये क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आने वाला है वो कम आएगा, जबकि इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हम दूसरी लैंग्वेज में कहें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे। ट्रांस का अरेंजमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होता है सिस से। ठीक है, इसीलिए बच्चों सिंपल सी बात है कि जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एक कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है
यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है किसका, ट्रांस का, वो ज्यादा है किससे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस के बराबर, सिस से, सॉरी। ठीक है, तो क्या ये यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ? आई होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में बच्चों हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, सिस और ट्रांस के डाइपोल मूवमेंट से ही हम डिस्कस करेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, क्लास के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो जुड़े रहिए टेकेडमी IIT JEE नीट के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर करें। थैंक यू।